वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स 365। 28 अगस्त 2025 करंट अफेयर्स। एक्चुअली इसमें 27 अगस्त 2025 को कवर किया गया है। हेडिंग दिया गया है 28 अगस्त 2025। इसमें वो सारे करंट अफेयर्स के टॉपिक्स उठाए गए हैं जो बैंक्स के एग्जाम देने वाले, आरबीआई, एसएससी, नाबार्ड, पीसीएस, इवन यूपीएससी का जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए हेल्पफुल होगा। पहले देख लेते हैं इसमें हम लोगों ने न्यूज़ क्या क्या कवर किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीएम स्वनिधि स्कीम को एक्सटेंड कर दिया है टिल 31 मार्च 2030। इंडियन आर्मी पार्टिसिपेट करने जा रहा है ब्राइट स्टार मिलिट्री एक्सरसाइज 2025 जो इजिप्ट में होने वाली है। पहली बार ट्राई सर्विस एक मिलिट्री कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था जिसका नाम है रण संवाद और ये हुआ था मध्य प्रदेश में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अहमदाबाद सिटी के को अप्रूवल दे दिया है कि वो बिड करेगा 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए। 60th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस जो है ये आपका होने वाला है बारबाडोस में, और इसके लिए लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला, वो इसमें इंडियन डेलीगेशन को लीड करेंगे। जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट आरोहन, ताकि जो टोल प्लाजा पे काम करने वाले बच्चे हैं, जो लोग हैं, उनके बच्चों को एजुकेशनल सपोर्ट दिया जाएगा। 150 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जा रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिरसा मुंडा और अटल बिहारी वाजपेयी का। इसके लिए 3 कमेटी बने हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और 3 ही कमेटी के चेयरमैन होंगे प्रधानमंत्री मोदी। वीट के स्टॉक पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिमिट इम्पोज किया है ताकि वीट या गेहूं उसके दाम में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो सके। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उन्होंने डेटा रिलीज किया है एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज 23-24 का। इसके मेन पॉइंट्स को देखेंगे। फिजी के प्राइम मिनिस्टर सितवेनी राबुका भारत आए थे। मेन उनके हाइलाइट्स क्या क्या हैं। इंडियन स्पेस स्टार्टअप कंपनी है पिक्सल और ध्रुवा, इन्होंने लॉन्च किया है सैटेलाइट एलियन मस्क के स्पेसएक्स कंपनी के फाल्कन 9 रॉकेट्स पे। इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये देखेंगे। सारे न्यूज़ हो जाने के बाद लास्ट में कुछ क्वेश्चंस हैं जो सारे न्यूज़ पे आपके बेस्ड हैं। इससे आप अपने आप को टेस्ट भी कर सकते हो और आपको याद करने में थोड़ा वो हेल्प भी देख करेंगे। पहला न्यूज़ देखते हैं। पहला न्यूज़ है सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटेंड्स पीएम स्वनिधि स्कीम टिल मार्च 2030। ठीक है, ये देखो, कल कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, यूनियन कैबिनेट की। प्राइम मिनिस्टर खुद उसके अध्यक्षता कर रहे थे और उन्होंने अप्रूवल दिया है कि जो प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी कि पीएम स्वनिधि स्कीम का जो फुल फॉर्म है उसको 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दिया जाएगा और इसमें जो टोटल आउटले होगा वो बेसिकली होगा कितना, 7,322 करोड़, 32 करोड़। ठीक है, ये स्कीम आपका खत्म हो गया था 31 मार्च 2024 को। पहले जान लेते हैं कि पीएम स्वनिधि स्कीम है क्या। याद होगा आपको, कोविड कोविड के समय बिजनेस बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। और स्ट्रीट वेंडर कौन होते हैं? जो शहरों में आपने देखा होगा, जो रेडी लगाते हैं, ठेला लगा के अपना जीवन निर्वाह करते हैं, उनकी बहुत बुरी हाल थी। उनको सपोर्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स उसने लॉन्च किया था पीएम स्वनिधि स्कीम, और ये लॉन्च किया गया था 1 जून 2020 को। इसका एम क्या था? इसका एम था जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको अपने बिजनेस को रीस्टार्ट करने के लिए कोलैटरल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन दिया जाएगा। देखो यहाँ पे 2 वर्ड है, कोलैटरल फ्री और वर्किंग कैपिटल लोन। पहले जान लेते हैं वर्किंग कैपिटल लोन क्या होता है। जब किसी बिजनेस को डे टू डे खर्च के लिए पैसे दिए जाते हैं, जैसे रेडी वाला है, रेडी वाले के लिए डे टू डे क्या होगा खर्च, उसको रॉ मटेरियल आपको खरीदना पड़ेगा। जैसे सब्जी वाला है, सब्जी बेचता है, उसको सब्जी खरीदने के लिए पैसे चाहिए, तो सब्जी खरीदने के लिए जो पैसे चाहिए उसके लिए उसको जो लोन दिया जाएगा वो कहलाएगा आपका वर्किंग कैपिटल लोन। या उसने कोई स्टाफ रखा होगा तो स्टाफ को सैलरी देना होगा, वो कहलाएगा आपका वर्किंग कैपिटल लोन। ठीक है, तो डे टू डे बिजनेस को रन करने के लिए जो खर्च होता है उसको वर्किंग कैपिटल लोन बोलते हैं। कोलैटरल फ्री, कोलैटरल का मतलब होता है आपको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। कोलैटरल फ्री का मतलब हुआ आपको यहाँ पे कोई भी गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। इसका मतलब जो गरीब आदमी है वो कहाँ से गिरवी रखेगा? तो सरकार कहती है गिरवी कुछ भी मत रखो, हम आपको आपके बिजनेस के लिए लोन प्रोवाइड करेंगे। यही मेन है आपका प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम।
ठीक है। इसमें देखो नया फीचर क्या ऐड किया है, इसको रिस्ट्रक्चर किया गया है और कुछ कुछ फीचर्स ऐड किया गया है जो हमारे काम का है। गवर्नमेंट कहता है इसमें कितने लोग लाभान्वित होंगे, 1.15 करोड़। और इसमें नए स्ट्रीट वेंडर्स कितने आने वाले हैं, 50 लाख। ठीक है। स्कीम के देखो हाइलाइट्स क्या है। गवर्नमेंट कहता है अगर आप पहली बार लोन लोगे तो हम आपको देंगे कितना, इसके तहत मैक्सिमम आपको लोन मिल सकता है 15,000। पहले ये कितना था, 10,000। ठीक है। अगर उसने टाइम से पैसे वापस कर दिए तो फिर उसको दूसरी बार लोन दिया जाएगा। दूसरी बार उसको मैक्सिमम लोन कितना दिया जाएगा, 25,000 रुपये। ये पहले कितना था, 20,000। गवर्नमेंट कहता है कि ये भी अगर आपने टाइम पे पूरा कर दिया तो फिर आपको थर्ड टाइम लोन देंगे। वो लोन आपको मैक्सिमम कितना मिल सकता है, 50,000। इसमें गवर्नमेंट ने कोई चेंज नहीं किया है, तो इसका मतलब थोड़ा थोड़ा चेंज किया है। पहली बार में 10,000 से बढ़ा के 15 कर दिया, दूसरी बार में 20 से बढ़ा के 25 कर दिया, और थर्ड टाइम में कोई चेंज नहीं किया, वो 50,000, यानी कि 3 बार आपको लोन मिल सकता है। एक चीज और ऐड कर दिया है, जो स्ट्रीट वेंडर, रेडी वाला, उसने अगर अपना दूसरा लोन सही टाइम पे वापस कर दिया तो फिर उसको मिलेगा एक यूपीआई लिंक्ड रुपए क्रेडिट कार्ड। ठीक है। क्रेडिट कार्ड मिलने से फायदा क्या होगा, जब भी उसको जरूरत पड़ेगी वो पैसे निकाल सकता है और अपना बिजनेस चला सकता है। गवर्नमेंट क्या करता है कि उसको 1,600 रुपीज तक का कैशबैक मिलेगा। कैशबैक का मतलब देखो यहाँ पे क्या है, आपने आज तो हर जगह रेडी वाला तक, भिखारी भी, आपका पेटीएम का वो मशीन लेके बैठा रहता है, क्यूआर कोड, उसको स्कैन करो और उसको पैसे दे दो। गवर्नमेंट कहता है डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करना चाहता है, कैश को नहीं। तो डिजिटल पेमेंट पेमेंट को प्रमोट करने के लिए कहता है कि अगर रेडी वाला पेमेंट कस्टमर से स्कैन करके लेगा यूपीआई के थ्रू, यानी कि फ़ोन पे पेटीएम के थ्रू लेगा, तो उसको कैशबैक मिलेगा। कैशबैक कितना मिल सकता है, 1,600 करोड़, 1,600 रुपीज़ तक का उसको कैशबैक मिल सकता है। इसके अलावा इंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग होगा, डिजिटल लिटरेसी वगैरह पे भी फोकस किया जाएगा। एक चीज़ और किया है, जब भी स्कीम लॉन्च हुआ था तो स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी जो थी ना, वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के पास था। इस बार गवर्नमेंट ने क्या किया है, इस बार स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये थोड़ा ध्यान रखना, यही फंसाएगा। इसका मतलब अब इस स्कीम को दो आदमी मिलके करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस जो आता है अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये इसमें याद रखना है। सेकंड न्यूज़, जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस है वो आपका 19th एडिशन ऑफ ब्राइट स्टार मिलिट्री एक्सरसाइज 2025 में भाग लेने के लिए उसको गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है। ठीक है, ये तो नॉर्मल चीज़ है। अब इसमें देखो ध्यान रखना, ये जो ब्राइट स्टार मिलिट्री एक्सरसाइज है इसको जॉइंटली होस्ट किया जाता है इजिप्ट और यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी के द्वारा। यूनाइटेड स्टेट्स का जो सेंट्रल कमांड है वो बेसिकली इस पूरे एरिया को देखता है, वो और इजिप्ट मिलकर इजिप्ट में करवाते हैं ये ब्राइट स्टार मिलिट्री एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज देखो कब शुरू हुआ था, ये एक्सरसाइज शुरू हुआ था 1980 में। 1978 में कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ था, जिसमें इजिप्ट, इसराइल और बीच में था यूएस। उसमें एक समझौता हुआ था जिसके तहत इजिप्ट ने इसराइल को मान्यता दी थी। ठीक है, पहला अरब देश जिसने इसराइल को माना था, और इसके कारण इजिप्ट को ना सारे अरब देश ने बाइकआउट कर दिया था। तो अमेरिका ने इजिप्ट को सपोर्ट करना शुरू किया और उसको मिलिट्री सपोर्ट भी दिया। उसी के तहत ये कहा गया कि आप और हम दोनों मिलकर एक मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे। ये एक बहुत बड़ा सिग्नल होता है, दो देशों के बीच के क्लोज संबंध को दर्शाता है। ये किया गया। शुरू में ना ये सिर्फ एक बायलैटरल एक्सरसाइज था, इसका मतलब इसमें सिर्फ इजिप्ट और अमेरिकन आर्मी पार्टिसिपेट करते थे। बाद में इसको एक्सपैंड किया गया और इसको एक मल्टीनेशनल बना दिया गया, यानी कि जो इजिप्ट और अमेरिका के मित्र देश थे उनके आर्मी को भी इनवाइट करना शुरू कर दिया गया। तो अब ये ना मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। ठीक है, इसीलिए देखो इसमें कितने देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 13 इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है। तो फिर एग्जाम के लिए ये कहाँ पे होने वाला एक्सरसाइज, मोहम्मद नगीब मिलिट्री बेस इजिप्ट में। डेट क्या रहेगा, 28 से 10 सितंबर। एक चीज़ और याद रखना, कभी कभी क्या करता है, ये पूछ लेता है ना कितने साल के बाद ये एक्सरसाइज होता है। तो ये एक्सरसाइज जो होता है वो 2 इयर्स के अंतराल पे होता है। ठीक है, तो हर इसका फ्रिक्वेंसी 2 2 इयर्स पे आपका है।
इंडिया की तरफ से कौन जा रहे हैं? 700 पर्सनल फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस। और काम का चीज देखो ये है, हेडक्वार्टर्स इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। ये सारे दोनों मिलके 700 पर्सनल को इंडिया से भेज रहे हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे ब्राइट स्टार मिलिट्री एक्सरसाइज 2025 में। ये अब बीच बीच में आता रहता है, हेडक्वार्टर्स इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। ये क्या है, थोड़ा इसको जान लें। देखो इसको सेटअप किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2001 में। और सेटअप कब किया था आपको याद है? कारगिल वॉर 98 में, सॉरी 99 में इंडिया पाकिस्तान के बीच कारगिल में वॉर हुआ था। उसके बाद पूरा सिक्योरिटी अपरेटस को रिव्यू करने के लिए भारत सरकार ने बनाया था सुब्रमण्यम कमेटी, जिसको हम लोग करगिल रिव्यू कमेटी भी बोलते हैं। सुब्रमण्यम कमेटी ने बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए। उसमें एक चीज ये कहा गया था, जो आर्मी नेवी एयरफोर्स है ये सब अलग अलग काम करते हैं। और करगिल वॉर में ये देखा गया था कि तीनों के बीच कोऑर्डिनेशन उतना ठीक से हो नहीं पा रहा था। तो इसने कहा ना, एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए तीनों के बीच में, समन्वय होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे तीनों मिलकर प्लानिंग कर सके और तीनों ये प्लान कर सके कि किसको कितना सामान खरीदना है, कौन सा इक्विपमेंट्स खरीदना है, एक जॉइंट होना चाहिए। गवर्नमेंट ने इसके सुब्रमण्यम स्वामी के कमेटी के रिकमेंडेशन को रिव्यू करने के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया और उसने कहा कि ये कर दो। गवर्नमेंट ने उसके बात को मान लिया और उसने सेटअप किया है हेडक्वार्टर्स इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। ये न्यू दिल्ली में बैठता है। अब यहाँ पे देखो इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, तो डिफेंस में क्या आएगा? आर्मी नेवी एयरफोर्स, ठीक है। और हेडक्वार्टर होगा वो, यानी कि तीनों का ये प्रमुख होगा। ये बैठता है आपका दिल्ली में। इसका काम क्या है? इसका काम है कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, प्रोवाइडिंग पॉलिसी इनपुट्स फॉर द फोर्स स्ट्रक्चर। फोर्स स्ट्रक्चर मतलब इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स, उनका मॉडर्नाइजेशन कैसे होगा, कौन कौन से इक्विपमेंट उनको डेवलप किया जाना चाहिए और किस किस की इनकी ज़रूरत होगी। ये तीनों में समन्वय स्थापित करने के लिए आपका बना है हेडक्वार्टर्स इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। भारत में अधिकतर अब बात किया जा रहा है थिएटर कमांड का, इंटीग्रेटेड कमांड का। इसका मतलब आर्मी नेवी एयरफोर्स मिलकर काम करे। सिंदूर में आपने इसकी एक झलक देखी थी, ऑपरेशन सिंदूर में तीनों ने मिलकर इसका काम किया था। लेकिन इसका ना एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो काम करना जा रहा है और इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका किसकी होगी? हेडक्वार्टर्स इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ का होगा। तो इन्होंने भी अपने आदमी को भेजा है इजिप्ट में ब्राइट स्टार मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए। थोड़ा सा इसका ध्यान रखना, क्योंकि ये ना बार बार आपको ये शब्द दिखता रहेगा। ये बेसिकली है क्या, ये थोड़ा सा एक आइडिया रखना। नेक्स्ट न्यूज, रन संवाद। ये हुआ था मध्य प्रदेश में। ये अपना पहली तरह का ट्राई सर्विस, ट्राई सर्विस का मतलब क्या हो गया? आर्मी नेवी एयरफोर्स, उनका एक सेमिनार था, कैसे लड़ा जाए नहीं लड़ा जाए। ये सारा जो सेमिनार वगैरह देख रहे हो ना, ये सब उसी का है कि कैसे भारत में एक इंटीग्रेटेड कमांड स्ट्रक्चर बनाया जाए जिसमें तीनों फोर्स आए। ठीक है, तो उसमें ये सेमिनार आयोजित किया गया था। ये कहाँ पे किया गया था? ये किया गया था आपका आर्मी वॉर कॉलेज इन डॉक्टर अंबेडकर नगर। डॉक्टर अंबेडकर नंबर का ना पहले नाम मऊ था। और आप जानते हो ये मऊ कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये वहाँ पे हुआ था। इसका थीम क्या था? इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन वॉरफेयर। ठीक है, इसका इनॉग्रेशन किया था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। वो अभी कौन है? जनरल अनिल चौहान। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल विपिन रावत। उनके डेथ के बाद भारत सरकार ने नियुक्त किया है किसको? जनरल अनिल चौहान को। और 2 दिन का था, यानी कि 27 अगस्त को ये समाप्त हो रहा था। तो फिर वहाँ पर डिलीवर किसने किया था स्पीच? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। उसमें देखो बहुत सारे प्लान्स आए हैं, वो हमारे काम के नहीं हैं। ठीक है, स्टैटिक के लिए याद रखना, अभी आर्मी के चीफ कौन है? भूपेंद्र सिंह। एयरफोर्स के कौन है? अमरप्रीत सिंह। और नेवी के कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। इसको थोड़ा ये सारा चीज़ रखना है। मीन्स रन संवाद है क्या, कहाँ पे हुआ, थीम क्या था, इनॉग्रेशन किसने किया, प्लेनरी सेक्शन यानी कि उसके समापन किसने किया, और ये 3 आर्मी नेवी एयरफोर्स के चीफ कौन कौन है, इसका नाम हमें थोड़ा याद रखना होगा। नेक्स्ट, अहमदाबाद टू बिड फॉर 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, 24th कॉमनवेल्थ गेम्स होगा आपका 2030 में। देखो हर 4-4 साल पे आपका कॉमनवेल्थ का गेम्स होता है। ठीक है, जो पहला कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था उसका नाम था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। ये हुआ था हैमिल्टन कनाडा 1930 में। उसके बाद हर 4-4 साल पे होता है। ऑफ कोर्स आप जानते हो वर्ल्ड वॉर के समय
ये नहीं हुआ था। ठीक है, भारत ने इससे पहले आपका 2010 में न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया था कॉमनवेल्थ गेम्स, और अभी तक सिर्फ 2 एशियन कंट्री हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट किया है। एक है आपका कोलालमपुर मलेशिया 1980 1998 में, और दूसरा आपका न्यू दिल्ली, उसने किया था 2010 में। 23rd कॉमनवेल्थ गेम्स जो है 2026, ये आपका होने वाला है ग्लासगो स्कॉटलैंड में। ठीक है, कॉमनवेल्थ में एक प्रॉब्लम है, कोई देश कॉमनवेल्थ गेम्स अब होस्ट नहीं करना चाहता। क्यों? वो कहते हैं खर्च बहुत है और उतना कुछ फ़ायदा होता नहीं है इसमें, उतना इम्पोर्टेंट तो ये है नहीं। इसीलिए ना ये दिया गया था विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन उसने कहा कि भाई मेरे पास पैसे वैसे हैं नहीं। तो लास्ट मोमेंट में स्कॉटलैंड, ग्लासगो स्कॉटलैंड ने कहा हम करेंगे, लेकिन उसने कहा कि हम बहुत कम गेम्स का आयोजन करेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स पे ही बहुत लोग अपना क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि ये चलेगा भी कि नहीं चलेगा। लेकिन भारत सरकार ने कहा है कि ठीक है, 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स होगा, उसके लिए बोली लगाएगा अहमदाबाद। देखना 99% चांस है अहमदाबाद को ये मिल जाएगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन बेहद सिंपल सा बनेगा। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए कौन सा इंडियन सिटी बिड कर रहा है? अहमदाबाद। ठीक है, इससे पहले भारत ने कब होस्ट किया था? 2010 में, है ना। और एशिया में 2 ही स्टेट ने किया, कंट्री ने किया है, कोलालमपुर और न्यू दिल्ली ने। और एक बेहद सिंपल सा दे देता है क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स कितने सालों पे होता है? बहुत बच्चे गलत कर देते हैं इसको। याद रखना, ये कितने सालों पे होता है? 4-4 सालों पे होता है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड 68 कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ पे होने वाला है? ये आपका होने वाला है बारबाडोस में। और न्यूज़ में भी क्यों था? क्योंकि ये तो बहुत बाद में होने वाला है। न्यूज़ में इसलिए था, भारत के तरफ से ना जो डेलीगेशन जाएगा उसका नेतृत्व हमेशा करते हैं लोकसभा के स्पीकर। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, उन्होंने अनाउंस किया कि इंडिया पार्टिसिपेट करेगा 68 कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस में। क्योंकि ये अभी आपका परसों का न्यूज़ है, इसीलिए हमारे काम का हो गया। तो हमें क्या याद रखना है, ये होने वाला कहाँ पे है? बारबाडोस। ये कैरेबियन कंट्री है। ठीक है, वहाँ पे आपका है ये। और इसको होस्ट कौन करेगा? पार्लियामेंट ऑफ बारबाडोस। ये तो ठीक है, ओम बिरला है। इससे पहले किसने होस्ट किया था? न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया, इन सिडनी। थोड़ा सा जान लेते हैं कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ क्या है? कॉमनवेल्थ उन देशों का एक ग्रुप है जो पहले कभी ब्रिटेन के कॉलोनी हुआ करते थे, बाद में इंडिपेंडेंट हो गए, और उस ग्रुप को कहते हैं कॉमनवेल्थ। 1929 में आपका बना था ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, सॉरी, आपका बना था ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। इसमें क्या था, जो कंट्री ब्रिटेन के किंग को या क्वीन को अपना हेड ऑफ द स्टेट मानते हैं, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मानते हैं, जैसे हमारे देश में होता है ना प्रेसिडेंट, तो जो भी कंट्री ब्रिटेन के किंग या क्वीन को अपना हेड ऑफ स्टेट या राष्ट्रीय अध्यक्ष मानेंगे, वही कॉमनवेल्थ के मेंबर होंगे। उस समय ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ अफ्रीका वगैरह इसके मेंबर हुआ करते थे। आप जानते हो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1947 में भारत आज़ाद हो गया, उसके बाद तो ब्रिटिश एम्पायर या ब्रिटिश साम्राज्य तो तितर बितर हो गया। नेहरू चाहते थे कि भारत कॉमनवेल्थ का मेंबर बने, लेकिन नेहरू ने साफ कर दिया भारत एक रिपब्लिक है, हम लोग आपके किंग या क्वीन को अपना हेड ऑफ द स्टेट नहीं मानेंगे, वो कौन होगा? हमारा प्रेसिडेंट होगा। तो फिर इन्होंने क्या किया, लंदन में एक समिट हुआ 47 में, और उसमें ये रूल को चेंज किया गया। उसमें कहा गया कोई भी देश अब कॉमनवेल्थ का मेंबर हो सकता है। इसका मतलब देखो, जरूरी नहीं है कि वही देश मेंबर होगा जो कभी ब्रिटेन का आपका एक साम्राज्य का पार्ट होगा या ब्रिटिश कॉलोनी होगा। ठीक है, इसीलिए देखिएगा 4 कंट्री है, मोजाम्बिक, रवांडा, गबॉन एंड टोगो। ये 4 देश कभी भी ब्रिटेन के कॉलोनी नहीं थे, लेकिन अभी भी कॉमनवेल्थ के मेंबर है। तो कॉमनवेल्थ में कितने मेंबर कंट्री हैं? 56। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन, यूनाइटेड किंगडम। और कॉमनवेल्थ का हेड कौन होता है? ब्रिटिश मोनार्क। ठीक है, यानी अभी कौन है? किंग चार्ल्स 3, वो इसके हेड हैं कॉमनवेल्थ के। थोड़ा सा न्यूज़ पुराना है, लेकिन याद रखिएगा, कॉमनवेल्थ का अभी एक सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट इलेक्ट किया गया था, और वो कौन है? एक लेडी हैं, शर्ली बॉचवे। ये कहाँ की हैं? घाना की है। ये 7th है आपकी।
ठीक है, सेक्रेटरी जनरल। और कॉमनवेल्थ का जो हेडक्वार्टर है ऑफ कोर्स वो कहाँ पे है, लंदन में है। ये चीज़ याद रखिएगा यहाँ पे। NHI, इसने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट आरोहन। जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के साथ मिलकर लॉन्च किया है प्रोजेक्ट आरोहन। प्रोजेक्ट आरोहन में क्या होगा, जो टोल प्लाजा है जहाँ पे टोल कलेक्ट किया जाता है नेशनल हाईवे पे, उनके, वो देखो वो तो गरीब लोग ही होते हैं, उनके जो बच्चे होंगे उनको स्कॉलरशिप दिया जाएगा स्कूल के पढ़ाई के लिए, और पोस्ट ग्रेजुएट एंड हायर स्टडीज़ के लिए दिया जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट आरोहन है इसको इम्प्लीमेंट करेगा SMEC ट्रस्ट भारत केयर्स। ठीक है, और ये फिलहाल अभी 1 साल के लिए किया गया है और उसके लिए फंड एलोकेट किया गया है कितना, 1 करोड़ रुपए। इसका उद्घाटन किसने किया था, जो NHI के जो प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है, संतोष कुमार यादव ने। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा, प्रोजेक्ट आरोहन किसने लॉन्च किया, NHI ने किया है। किसके साथ मिलके, वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के साथ मिलके। NHI के बारे में जान लो, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है जिसको एक्ट ऑफ लॉ, यानी कि पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया या स्टेट गवर्नमेंट के लेजिस्लेचर ने लॉ पास किया, उसके बाद इसकी स्थापना हुई, उसको हम लोग कहते हैं वैधानिक संस्था, या उसको कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। NHI एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको सेटअप किया गया है NHI एक्ट 1988 के तहत। ठीक है, ये ऑफ कोर्स आता है अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, यानी नितिन गडकरी के अंदर ही आता है। काम क्या है इसका, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ नेशनल हाईवेज। ये काम कौन करता है, NHI करता है। फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी विल चेयर हाई लेवल कमिटी टू सेलिब्रेट द 150th बर्थ एनिवर्सरीज ऑफ सरदार पटेल, बिरसा मुंडा एंड अटल बिहारी वाजपेयी। ये सारा काम जो है ना, हमेशा याद रखना, ये सेलिब्रेशन और ये सब का, क्योंकि ये कल्चर का पार्ट हो गया ना, इसलिए सारा काम कौन करेगा, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। और कल्चर मिनिस्टर कौन है अभी, गजेंद्र सिंह शेखावत। इनके मिनिस्ट्री ने 3 हाई लेवल कमेटी सेटअप किया है, जो बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेगा सरदार पटेल का, बिरसा मुंडा, अटल बिहारी वाजपेयी का। मतलब साल भर ना कुछ ना कुछ प्रोग्राम होता रहेगा। और इस कमेटी के हेड कौन होंगे, ऑफ कोर्स मोदी साहब खुद होंगे। ठीक है, थोड़ा सा जान लो सरदार पटेल के बारे में। इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड, गुजरात में। याद रखना, ये भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। ये भारत के पहले इंडिपेंडेंट इंडिया के होम मिनिस्टर थे। जब 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था तो इंडिया में एक पार्ट था ब्रिटिश इंडिया, और 500 550 के करीब राजे रजवाड़े थे। उनको इंटीग्रेट करने का काम, और आज का जो इंडिया आप देख रहे हो उसकी श्रेय किसको दिया जाता है, सरदार पटेल को, वल्लभ भाई पटेल को। इसीलिए इनको कहा जाता है बिस्मार्क ऑफ इंडिया। बिस्मार्क कौन है, ये आपके जर्मनी के थे, जिन्होंने, जर्मनी नहीं, प्रशिया, प्रशिया के थे, जिन्होंने आज का जो जर्मनी देख रहे हो ना उसको इंटीग्रेट करने का काम किया था। इनको कहा जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया। और बहुत जगह देखोगे इसको, इनको कहा जाता है मजीनी ऑफ इंडिया। जो काम बिस्मार्क ने जर्मनी में किया, उनको इकट्ठा किया जर्मन स्पीकिंग पीपल को, वही काम इटालियन स्पीकिंग पीपल को इकट्ठा किया था मजीनी ने इटली में। क्योंकि यही काम भारत में वल्लभ भाई पटेल ने किया, इसलिए बहुत जगह बुक्स में देखोगे बिस्मार्क ऑफ इंडिया, मजीनी ऑफ इंडिया, या फिर आयरन मैन ऑफ इंडिया। ये तो आपके हो गए सरदार पटेल। काम का चीज बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा एक संथाल थे। ये छोटा नागपुर जो एरिया है आपका झारखंड में, अभी तो ये विलेज है उलेतू, विलेज है झारखंड में, वहाँ पे इनका जन्म हुआ। संथाल ट्राइब थे, और इन्होंने आपका अंग्रेज़ों के खिलाफ एक ट्राइबल रिवोल्ट किया था, इसलिए फ्रीडम फाइटर के नाम से भी फेमस है। लोकल जो आपके ट्राइबल है वो कहते हैं कि ये भगवान है, तो इनको भगवान के रूप में भी माना जाता है। इसलिए देखिएगा ना, बहुत जगह लिखा रहेगा भगवान बिरसा मुंडा। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, इनका जो जन्मदिन होता है ना 15 नवंबर को, उसको भारत में सेलिब्रेट किया जाता है एज ए जनजातीय गौरव दिवस। और जो पहला जनजातीय गौरव दिवस था वो ऑर्गेनाइज किया गया था आपका 15 नवंबर 2021 को। और पीछे भी एक देखिएगा वीडियो होगा, बिरसा मुंडा के नाम से एक प्राइज भी आपका इंस्टीट्यूट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के लिए, जिसमें
सिकल सेल, भारत में अधिक ट्राइबल्स में एक मेजर प्रॉब्लम पाया जाता है सिकल सेल डिजीज का प्रॉब्लम। तो इस डिजीज के रिसर्च के लिए, ताकि एक दवाई बनाया जा सके, इसके लिए भारत सरकार ने या मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने आपका सेटअप किया है बिरसा मुंडा रिसर्च फाउंडेशन फंड। ठीक है, प्राइज मनी, सॉरी। ठीक है, ये थे आपके बिरसा मुंडा। फिर अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, हर कोई जानता है इनके बारे में। ठीक है, इनका भी जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। इनका जो जन्मदिन है 25 दिसंबर को, नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 में डिक्लेयर किया गवर्नमेंट आने के बाद, इसको सेलिब्रेट किया जाएगा गुड गवर्नेंस डे। ठीक है, तो एक ये काम का हो गया। ये प्राइम मिनिस्टर थे 1996 में, 1998 में से, और कब तक रहे थे? 2004। देखो, वाजपेयी साहब के साथ कुछ रिकॉर्ड्स है। ठीक है, भारत में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन थे? वाजपेयी साहब। फिर जब 96 के बाद 98 तक ये आपके बने थे प्राइम मिनिस्टर, कोalition गवर्नमेंट था एनडीए की। उस समय इनके खिलाफ लाया गया था नो कॉन्फिडेंस मोशन आपका लोकसभा में, और वो एक वोट से पास हो गया था। भारत के इतिहास में एकमात्र प्राइम मिनिस्टर या गवर्नमेंट जिसके खिलाफ लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया गया है, वो भी कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये भी थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, वाजपेयी साहब जनसंघ, जो बाद में आपका बीजेपी बन गया, इसके फाउंडर मेंबर थे। ठीक है, और 2015 में नरेंद्र मोदी सरकार ने इनको दिया था भारत रत्न। वाजपेयी साहब में ये सब काम का है, यानी कि सबसे कम समय तक प्राइम मिनिस्टर रहने वाले अटल बिहारी वाजपेयी, एकमात्र ऐसा प्राइम मिनिस्टर जिसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ है, वाजपेयी साहब। और 2015 में इनको मिला है भारत रत्न, प्लस इनके जन्मदिन को गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है इंडिया में। पिक्सल, ध्रुवा स्पेस लॉन्च सैटेलाइट अब्रॉड स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट। देखो, ये एक्चुअली है क्या? पिक्सल और ध्रुव स्पेस, ये दो स्टार्टअप कंपनी है भारत की। पिक्सल जो है वो बेंगलुरु बेस्ड है, ध्रुव जो है ये आपका हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। ठीक है, इन्होंने अपना सैटेलाइट लॉन्च किया है ऑन बोर्ड स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट। देखो, स्पेस में जब कोई न्यूज़ आता है, सैटेलाइट वगैरह लॉन्च होता है या रॉकेट वगैरह लॉन्च होता है ना, तो सबसे पहले देखो ये याद करना, रॉकेट का सॉरी, रॉकेट का नाम क्या था? फाल्कन 9। ठीक है, किस कंपनी की है? स्पेसएक्स। आपने एलियन मस्क का नाम सुना होगा, टेस्ला वाले, वो स्पेसएक्स के मालिक हैं। ठीक है, तो उनकी कंपनी है, उनका रॉकेट है फाल्कन 9। उस पे इन दोनों कंपनी ने अपने सैटेलाइट को स्पेस में भेजा। कहाँ से भेजा? वेंडरबर्ग स्पेस फोर्स बेस, कैलिफोर्निया, यूएसए। वो पूछेगा ना, वेंडरबर्ग स्पेस फोर्स बेस वर्ल्ड में कहाँ स्थित है? ठीक है, तो इसी में से जो पहला जो लाइन है ना, हमेशा याद रखना, जब भी कोई रॉकेट वॉकेट लॉन्च होगा, रॉकेट का नाम, कहाँ से लॉन्च किया गया, और एक रॉकेट के लॉन्च करने वाले कंपनी का नाम। जैसे हम लोग इसरो होता है तो इसरो का याद कर लेते हैं ना, उसी तरह इसको याद करना है। अब देखो ये है क्या? पिक्सल। पिक्सल जो है ना, इसको गूगल ने फंड किया है। ऑफ कोर्स ये बेस्ड है कहाँ पे? बेंगलुरु में। फाउंडर वगैरह देख लो। ये भारत की पहली प्राइवेट कंपनी है जिसने आपका कमर्शियल सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? फायरफ्लाई। ठीक है, तो इसका है इसने कहा है कि 6 सैटेलाइट पहले हम लॉन्च करेंगे, फिर बोला कि बाद में इसको हम बढ़ा के 18 कर देंगे। ठीक है, और इस सैटेलाइट का जो भी डेटा होगा उसको दूसरे को हम बेचेंगे, इसलिए वर्ड यूज करते हैं क्या? कमर्शियल सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन। तो फायरफ्लाई किसका है? पिक्सल का है। 3 सैटेलाइट इसने लॉन्च किया था जनवरी में, और 3 अभी लॉन्च किया, इसका मतलब टोटल इसके 6 बन गए, यानी कि ये भी काम करना शुरू कर देगा। पिक्सल कहता है ये बेसिकली क्या है? हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट है। ठीक है, ये जो आपका सैटेलाइट है ना, ये
टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है दैट कैप्चर्स हाईली डिटेल्ड डेटा ऑफ अर्थ अक्रॉस हंड्रेड्स ऑफ लाइट बैंड्स। फायरफ्लाई सैटेलाइट ये क्लेम करता है ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेजोल्यूशन कमर्शियल ग्रेड सैटेलाइट है विद 5 मीटर रेजोल्यूशन। भारत में ये सर्विस अभी तक इसरो प्रोवाइड करता था। इसरो के बाद पहला प्राइवेट कंपनी जो है सर्विस प्रोवाइड करना शुरू करेगा वो बेसिकली आपका पिक्सल का होगा फायरफ्लाई सैटेलाइट। फिर इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा? इस डेटा का इस्तेमाल जो होगा वो कंपनी इस्तेमाल करेंगे जो एग्रीकल्चर, माइनिंग, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, डिफेंस वगैरह के लिए आपका काम करते हैं। ठीक है, काम का चीज़ इसमें देखो इतना ही याद रखना, किस रॉकेट के थ्रू छोड़ा गया, किस कंपनी का रॉकेट था, प्लस कहाँ से छोड़ा गया, प्लस फायरफ्लाई सैटेलाइट्स का मालिक कौन है, पिक्सल है, कहाँ पे कंपनी है वो, बेंगलुरु। इतना भी याद करोगे बहुत है। इसके साथ साथ इस रॉकेट पे था ध्रुवा स्पेस का भी एक आपका कमर्शियल सैटेलाइट। इसने अपना पहला कमर्शियल लीप 01 सैटेलाइट लॉन्च किया जिसमें पेलोड्स थे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया बेस्ड अकूला टेक और एस्पार सैटेलाइट्स का कंपनी का पेलोड था। ये कंपनी बेसिकली काम करता है क्या, सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट अलॉन्ग विद ग्राउंड स्टेशन। तो इसलिए याद रखना है क्या, ध्रुव में इसका पहला कमर्शियल सैटेलाइट का नाम क्या है, लीप 01। ठीक है, दूसरा बेस कहाँ पे है, हैदराबाद। ये ज़रूरत नहीं है, हम इसको छोड़ भी सकते हैं, किसने उसको डेवलप किया है, ये कंपनी का मालिक कौन है। ठीक है, फिर एक न्यूज़ आया कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज्ड लिमिट ऑन वीट स्टॉक। ठीक है, वीट का मतलब गेहूं होता है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उसने कहा है कि लोग कितना वीट गेहूं स्टॉक कर सकते हैं। ये हमारे आपके लिए नहीं है बल्कि ये उनके लिए है जो इसका ये बिजनेस करते हैं। गवर्नमेंट कहता है ये हमने क्यों किया, ताकि होर्डिंग, होर्डिंग मतलब जमाखोरी, उसको रोका जा सके। और प्राइस में जो मैनिपुलेशन होता है ना, दाम बढ़ा दिया घटा दिया, उसको रोका जा सके ताकि आम जनता को नुकसान ना हो। तो गवर्नमेंट क्या कहता है, जो ट्रेडर है और होलसेलर है वो अब मैक्सिमम स्टॉक कितना रख सकता है, 2000 मेट्रिक टन, पहले कितना था, 3000 मेट्रिक टन। जो रिटेलर है, खुदरा व्यापारी, वो अब मैक्सिमम रख सकता है 8 मेट्रिक टन, पहले कितना था, 10 मेट्रिक टन। जो बिग चेन रिटेलर्स हैं वो रख सकते हैं आपका 8 मेट्रिक टन। ठीक है, ये तो कर दिया। इसमें देखो मुश्किल क्या होगा, मुश्किल होगा जो थोड़ा डेटा याद करना पड़ेगा, पहले कितना अब कितना, पहले कितना अब कितना, थोड़ा सा ये डेटा है वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। फिर 2024-2025 में गवर्नमेंट कहता है भारत में जो गेहूं का उत्पादन है वो 1175 लाख टन था। फिर आप जानते हो राशन के दुकान में आपका वीट दिया जाता है, गेहूं दिया जाता है ना, तो उसके लिए तो फिर आपको स्टोर करना पड़ेगा, और स्टोर करने के लिए ये स्टोर का काम बेसिकली करता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आप ये भी जानते हो वीट पे भारत सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी वो अनाउंस करता है, और उस पर फिर आपका एफसीआई स्टेट की एजेंसी होती है उसको वो बाई करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहता है कि ये जो रबी मार्केटिंग सीजन था 25-26 में, इसमें 3 लाख टन वीट वो खरीद चुका है। वो कहता है कि सफिशिएंट है, इससे हमारा काम बन जाएगा। रबी का जो मार्केटिंग सीजन होता है वो बेसिकली होता है अप्रैल जून। ठीक है, ये अप्रैल जून का होता है। भारत में सबसे ज़्यादा वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और फिर आपका पंजाब। याद रखना भारत पहले वीट का एक्सपोर्ट करता था, लेकिन 2022 में भारत सरकार ने वीट के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया। वीट का एक्सपोर्ट अब उसी कंट्री को होगा जिसके लिए भारत सरकार स्पेशल परमिशन देगा। ठीक है, तो फिर याद रखिएगा सबसे ज़्यादा वीट का प्रोडक्शन कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद पंजाब में। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज 23-24, ये जो है सर्वे है ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मंथ करवाता है, और इसने जो सर्वे करवाया था 23-24 में उसका इसने रिजल्ट्स देना शुरू कर दिया है। ठीक है, एक तो देखो ये याद रखना कौन सा मिनिस्ट्री करवाता है,
ये तो किया जा सकता है, और मोस्ट प्रोबेबली अधिकतर क्वेश्चन देखो यही पूछेगा। सॉरी। जो काम का चीज़ है वो याद रखना। सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किस में होता है? फूड प्रोडक्ट्स, सर्वे के हिसाब से। उसके बाद होता है किसमें? टेक्सटाइल में, फिर होता है बेसिक मटेरियल में, फिर आपका होता है मोटर वर्क व्हीकल ट्रेलर्स में। सर्वे के हिसाब से सबसे ज़्यादा फैक्ट्रीज किस स्टेट में है? तमिलनाडु। उसके बाद है गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में। सर्वे के हिसाब से जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन का मतलब होता है जितना ग्रॉस आउटपुट हुआ उसमें माइनस कर देते हैं इनपुट कॉस्ट को, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है वो किस में किया जाता है? महाराष्ट्र में, फिर कहाँ है? गुजरात में, फिर तमिलनाडु में, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में। ये जो सर्वे किया जाता है वो किसको कवर करता है? फैक्ट्रीज जो रजिस्टर्ड अंडर है फैक्ट्रीज एक्ट 1948। बीडी एंड सिगार मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर्ड अंडर द बीडी एंड सिगार वर्किंग एक्ट, वर्कर एक्ट 1966। इलेक्ट्रिसिटी अंडरटेकिंग, ठीक है, जो रजिस्टर्ड अंडर द, नॉट रजिस्टर्ड विद द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। और वो बिजनेस जहाँ पे 100 और मोर एम्प्लॉयज आपके काम करते हैं, जो जिसका लिस्ट तैयार करता कौन है? स्टेट गवर्नमेंट। ये जो पोर्शन है ना, ये देखो पीसीएस वगैरह में आ सकता है। बाकी पीछे का जो देखा था वो जनरल था, वो किसी भी जनरल एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक है। फिर ये न्यूज़ थोड़ा सा है 24-25 का। ये न्यूज़ है, फिजी के प्राइम मिनिस्टर सितवेनी लगामाम्डा रबुका ये भारत आए थे। ये भारत आए थे 24 से लेके 26 अगस्त 2025 को। देखिए हमारे टाइम पीरियड में जब फॉरेन का कोई आता है प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, मेनली वही होता है। बहुत कम होता है जब फॉरेन मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर के बारे में पूछते हैं। तो पढ़ने का तरीका देखो क्या होता है। ये जो आदमी भारत आया था ये है कौन? ये है कौन? फिजी का प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। उसके बाद फिर क्या क्या हुआ, कुछ काम का चीज़ था या नहीं, उसको ध्यान रखते हैं। तो जब फिजी के प्राइम मिनिस्टर भारत आए थे, ऑफ कोर्स नरेंद्र मोदी से मिले थे, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से मिले थे। तो लेकिन मेन तो उनका काम किसके साथ होगा? नरेंद्र मोदी साहब के साथ होगा। दोनों लीडर मिले और उन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया। स्टेटमेंट का नाम था पार्टनरशिप इन द स्पिरिट ऑफ वेलमोनी, दोस्ती, ठीक है। वेलमोनी का फिजी का मतलब होता है लविंग वन अनदर। देखो अधिकतर क्या होता है, जब लीडर होता है, कॉन्फ्रेंस होता है या समिट होता है ना, उसके बाद आपका एक डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है, और डॉक्यूमेंट में उसको बोलते हैं जॉइंट स्टेटमेंट। बहुत बार एग्जाम में पूछेगा ना, ये जो आपका डॉक्यूमेंट था या जॉइंट स्टेटमेंट था पार्टनरशिप इन द स्पिरिट ऑफ वेलोमनी, दोस्ती, ये किससे संबंधित है? एक्चुअली क्या था, जब इनका विजिट हुआ था तब ये किया गया था। फिर भारत और फिजी के बीच में कुछ एग्रीमेंट्स और एमयूज किए गए थे। ये एमयूज बेसिकली देखो थे आपके 5, ठीक है, 5 थे। कभी कभी पूछेगा ना कि जब फिजी के प्राइम मिनिस्टर भारत आए थे तो दोनों देशों के बीच में कितने एमओयूज साइन किए गए थे? 5 थे आपके। तो एमओयूज कितने साइन किए गए थे? 5। अब थोड़ा ट्रिकी हो जाता है ये, कौन कौन से एमओयूज थे या नहीं थे। अधिकतर क्या होता है 5 कितने थे उसे पूछ के छोड़ देता है। ये पूछेगा तब तो फिर मुश्किल हो जाएगा। एक बार इसको थोड़ा सा आपको देखना होगा। नाबार्ड और फिजी डेवलपमेंट बैंक के लिए बीच में था, एग्रीकल्चर के लिए। स्टैंडर्डाइजेशन के लिए था आपका बीआईएस और फिजी के बीच में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसने पैसिफिक पॉलिटेक्निक फिजी के साथ किया है फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किलिंग एंड अपस्किलिंग इन द इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। सीआईआई और फिजी कॉमर्स इंडस्ट्रीज के, फिजी कॉमर्स एंड एम्प्लॉयर्स फेडरेशन के बीच में आपका टाइज बढ़ाने के लिए एमओ किया गया है। और भारत की कंपनी है लाइफ केयर लिमिटेड, ठीक है, जिसने फिजी के साथ आपका एक समझौता किया है ताकि फिजी को सप्लाई किया जाएगा जन औषधि के तहत जेनरिक मेडिसिन, जो बहुत ही सस्ता मेडिसिन होता है, वो भारत सरकार सप्लाई करता है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के द्वारा। यानी कि जन औषधि स्कीम जो है ना वो आपका लॉन्च होने वाला है कहाँ पे?
फिजी में लॉन्च होने वाला है। इसके अलावा और क्या क्या हुआ था, फिजी ज्वाइन किया है इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव जो है IPOI, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था 2019 में, ताकि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें कोऑपरेशंस को बढ़ाया जाए। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्रोन सप्लाई करेगा, मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी सप्लाई करेगा मिनिस्ट्री ऑफ शुगर इंडस्ट्री को, फिजी को। फिजी में ना बहुत लोग हैं जो भारत से गए हुए हैं, इनको गिरमिटिया बोलते हैं, है ना। तो वहाँ पे जो बहुत सारे पंडित हैं जो पूजा पाठ करवाएंगे, उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा भारत में। और फिर क्रिकेट तो भारत का नेशनल पैशन है। भारत का जो क्रिकेट कोच होगा वो फिजी के क्रिकेट टीम को कोचिंग वगैरह प्रोवाइड करेगा। ये तो देखो कॉमन चीज़ है आपका। जब भी कोई विदेशी भारत आए, कोई कंट्री का लीडर वगैरह इंडिया आता है, तो उसके बारे में थोड़ा कंट्री के बारे में जान लेते हैं। नॉर्मली देखो क्या, फिजी एक आर्किपेलागो है। आर्किपेलागो का मतलब होता है द्वीपों का समूह, बहुत सारे द्वीप मिलके बना है। ये लोकेटेड कहाँ है, साउथ पैसिफिक ओशन। स्टैटिक क्वेश्चन बन जाएगा, फिजी वर्ल्ड में कहाँ पे लोकेटेड है, साउथ पैसिफिक ओशन में। इसकी कैपिटल का नाम क्या है, सुवा। करेंसी क्या है, फिजी डॉलर। और सॉरी, प्राइम मिनिस्टर कौन है, सितवेनी रबुका। ठीक है, ये याद करना है इसमें। ठीक है, इसके बाद जो है ना, ये आपके सारे क्वेश्चंस हैं। आप इन क्वेश्चंस को करो, ताकि ना जो अभी तक न्यूज़ कवर किया था उस पर एक आपकी एक अच्छी सी प्रैक्टिस बन जाए। Who inaugurated the first tri-service seminar on war, warfare and war fighting? Run संवाद। ठीक है, आंसर क्या है, बी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान। सेकंड क्वेश्चन, वेयर वाज द फर्स्ट ट्राई सर्विस सेमिनार ऑन वॉर, वॉरफेयर एंड वॉर फाइटिंग रन संवाद हेल्ड? 5 ऑप्शंस हैं, चेक करो। चलो, आंसर क्या है, आर्मी वॉर कॉलेज इन डॉक्टर अंबेडकर नगर, मध्य प्रदेश। थर्ड क्वेश्चन, हु इज सितवेनी लिगमामडा रबुका, हु रिसेंटली विजिटेड इंडिया? ये आपके 5 ऑप्शंस हैं। आंसर क्या है, ए इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी। फोर्थ, व्हाट इज पार्टनरशिप इन द स्पिरिट ऑफ वेलिमोनी दोस्ती विच वाज इन द न्यूज रिसेंटली? ये आपके 5 ऑप्शंस हैं। आंसर सी, इट इज अ जॉइंट स्टेटमेंट दैट वाज रिलीज्ड आफ्टर द विजिट ऑफ फिजीज प्राइम मिनिस्टर टू इंडिया। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट लॉन्च्ड बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू सपोर्ट द एजुकेशन ऑफ द टोल प्लाजा वर्कर्स? ये ऑप्शन है, प्रोजेक्ट शिक्षा, प्रोजेक्ट आरोहण, प्रोजेक्ट स्वावलंबन, सुगमता, नन ऑफ दिस। आंसर है प्रोजेक्ट आरोहण। 6, who is the chairman of the committee set up by the Union Ministry of Culture to commemorate the 150th birth anniversaries of Sardar Vallabhbhai Patel, Birsa Munda and Atal Bihari Vajpayee? ये आपके 5 ऑप्शंस हैं, इसमें से फटाफट क्लिक मारो। आंसर है बी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। 7 क्वेश्चन, हु इज ऑल्सो नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? ये आपके 5 ऑप्शंस हैं, कौन सा सही है इसमें?
इसका आंसर है वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 8th, वेयर विल द 68th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस 2025 बी हेल्ड? यानी कि 68th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस कहाँ पे होगा? ऑप्शन है आपके 5। चलो आंसर क्लिक करो। आंसर है बारबाडोस। ये आपका होगा 5 to 12 अक्टूबर 2025। क्वेश्चन 9, विच इंडियन सिटी विल बिड टू होस्ट द 24th कॉमनवेल्थ गेम्स इन 2030? ऑप्शन है आपके न्यू दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, नन ऑफ दीज। इसमें से आप सेलेक्ट करो। ऑफ कोर्स आंसर है सी, अहमदाबाद। क्वेश्चन 10, ये देखो न्यूज़ में कवर नहीं किया था लेकिन रिलेटेड है इसलिए कर दिया। विच इंडियन सिटी विल होस्ट द 23rd वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029? ऑप्शन है न्यू दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, नन ऑफ दीज। चलो आंसर देखते हैं। सी, अहमदाबाद। यह भी अहमदाबाद में होगा। इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अहमदाबाद को एक स्पोर्ट सिटी के रूप में डेवलप कर रहा है, क्योंकि आप जानते हो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, वो भी अहमदाबाद में ही है। 11, which of the following releases the annual survey of industries? Ministry of Statistics and Program Implementation, Niti Aayog, Ministry of Commerce and Industry, Ministry of Heavy Industry, none of these। कौन रिलीज करता है? फटाफट जवाब दो। आंसर क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। According to the annual survey of industries 2023-24, which state in India has the maximum number of factories? Gujarat, Tamil Nadu, Maharashtra, Uttar Pradesh, none of these। आंसर है आपका तमिलनाडु। 13, which country hosts the Bright Star military exercise 2025? Jordan, United States of America, Egypt, Australia, none of these। आंसर है इजिप्ट। 14th, the government of India extended the Prime Minister Street Vendors आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि स्कीम टिल कब तक कर दिया है? ऑप्शन है 31 मार्च 2026, 31 मार्च 2027, 31 मार्च 2029, 31 मार्च 2030। आंसर है डी, 31 मार्च 2030। 15, who amongst the following will implement the newly restructured Prime Minister Street Vendors Atmanirbhar Nidhi PM Swanidhi scheme? Ministry of Housing and Urban Affairs, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Union Ministry of Labor and Employment। डी ऑप्शन है ए एंड बी, ई नन ऑफ दिस। आंसर है डी, ए एंड बी। 16, which Indian company has launched the Firefly commercial satellite constellation? किसने लॉन्च किया है? ए ध्रुव स्पेस, पिक्सेल, सी स्पेसएक्स, डी इन स्पेस, ई नन ऑफ दिस। आंसर है पिक्सल, और ये कंपनी बेस्ड है कहाँ पे? बेंगलुरु में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना वैल्यूबल फीडबैक्स दो ताकि इसको और बेहतर बनाया जा सके। थैंक्स।